आज हम लोग हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी तरह से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये जो हिंदी है, ये सिर्फ एडीओ के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये एडीओ में भी काम आएगा। प्यून वाले सिलेबस में भी हिंदी दिया गया है, उसमें भी पूरी तरह से काम आएगा। इसके अलावा जितने भी व्यापम में जो एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये हिंदी काम आएगा, और उसके साथ साथ पीएससी के सिलेबस में भी ये आपका काम आएगा। तो इसको अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। तो देखिए, जो हिंदी भाषा है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। देखिए, मैंने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जो है आकृति या रूप के आधार पर है, और जो दूसरा भाग है वो भाषा परिवार के आधार पर है। तो पहला भाग जो है आकृति या रूप के आधार पर, अगर पूछा जाए कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट भाषा है, ठीक। वियोगात्मक का मतलब होता है वियोगात्मक, सबसे अलग, ठीक है, और विश्लिष्ट मतलब विशेष। तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। सेकेंड, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भाषा परिवार है उसके बारे में देखते हैं। भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार होते हैं। सबसे पहला है भारोपीय भाषा परिवार, उसके बाद नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार, उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रिक, और लास्ट में है चीनी तिब्बती, ठीक है। तो देखिए, अगर भारत में पूछा जाए कि बोले जाने वाले, भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। और चीनी तिब्बती जो है वो सबसे छोटा भाषा परिवार है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें याद रखिएगा, जो भारोपीय भाषा परिवार है ये भारत में 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की बोली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हिंदी का विकास क्रम। आप व्यापम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उठा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है हिंदी का विकास क्रम। इसमें आपको सीक्वेंस बना के देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो हिंदी का सही विकास क्रम है, या निम्न में से कौन सा हिंदी का विकास क्रम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद हिंदी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर से बताती हूँ, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद हिंदी, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास होंगे क्वेश्चन पेपर, अगर नहीं होंगे तो हम यहाँ पे एमसीक्यू भी कराएंगे इसका, ठीक है। तो व्यापम में बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी का विकास क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी इसमें कैसा सीक्वेंस बना के देगा, संस्कृत, पाली और प्राकृत, यहाँ तक का जो 3 सीक्वेंस है इसको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन वो चेंज कहाँ पे करता है, अपभ्रंश और अवहट को एक्सचेंज कर देता है आपस में। अपभ्रंश से पहले अवहट दे देगा, उसके बाद अपभ्रंश देगा, फिर हिंदी देगा। तो आपको मैंने सही क्रम बताया है, तो आप एग्जाम में सही क्रम बना के आइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, जो फारसी जो लोग होते थे, ये हिंदी शब्द जो है, ठीक है, मतलब जो स है उसका प्रोनाउंसिएशन ह के रूप में करते थे, और जो ध है उसका प्रोनाउंसिएशन द के रूप में करते थे, ठीक। तो देखिए, जो जिस प्रकार से स जो है उसका ह बोला गया और ध जो है उसका द बोला गया, मतलब सिंधी जो है, सिंधी से क्या बन के आ जाएगा, हिंदी बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किनकी देन है, तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी की देन है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपभ्रंश के भेद। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, भाषाओं का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृत भाषा का अगर अपभ्रंश बोला जाएगा तो पाली होता है, पाली का अगर अपभ्रंश बोला जाएगा तो प्राकृत होता है। ठीक है, उसके प्रॉपर अपने आप में एक अपभ्रंश उस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है कि भाषाओं में जो विकृति होती है या भाषाओं का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है इसी को अपभ्रंश बोला जाता है। तो अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, ये जो ब्राचड़ है इसी को पैसाची भी बोला जाता है, और लास्ट है महाराष्ट्रियन। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं ये जो 6 भेद हैं, मैंने आपको वहाँ पे सर्कल में बताया हुआ है 6 भेद, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़ जिसको पैसाची भी बोला जाता है, और लास्ट है महाराष्ट्रियन। ठीक है, फिर नीचे में देखिएगा जो सौरसेनी मैंने पहले लिखा है, फिर एरो करके उसके अंतर्गत मैंने लिखा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, तो ये अपभ्रंश के अंतर्गत की जो भाषा है ये है। ठीक है, मतलब सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, हिंदी, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है और गुजराती आती है। ठीक है, सौरसेनी के अंतर्गत 3 भाषा आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मागधी। मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी, असमिया, बंगाली, उड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं खस। खस के अंतर्गत आता है पहाड़ी, ब्राचड़ या पैसाची के अंतर्गत आता है सिंधी या फिर पंजाबी, और महाराष्ट्रियन के अंतर्गत आता है मराठी। महाराष्ट्रियन का तो बहुत इजी है, ये इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ अपभ्रंश के भेद को। देखिए सौरसेनी, तो जो सौरसेनी है देखिए मैंने उसको किस डायरेक्शन में बनाया है, पश्चिम साइड पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि जो सौरसेनी के अंतर्गत पहली जो भाषा आती है वो रहती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगर आपको इंडिया का जो मैप है वो अगर क्लियर होगा तो जो पश्चिम वाला जो एरिया है, ठीक है, उसी साइड पे गुजरात भी आता है और उसी साइड पे राजस्थान भी आता है। तो इससे आपको तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी, पश्चिमी हिंदी, उससे उसी से कनेक्ट होके राजस्थानी और उसी से कनेक्ट होके गुजराती। ये तीनों जो भाषा है ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मागधी। मागधी के अंतर्गत आएगा, आप चाहे तो बंगाली और बिहारी को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। नेक्स्ट देखते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत 3 भाषा आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं खस। खस के अंतर्गत पहाड़ी आ जाता है, ब्राचड़ और जो पैसाची दोनों एक ही को बोला जाता है। इसके अंतर्गत सिंधी और पंजाबी आते हैं, और महाराष्ट्रियन के अंतर्गत मराठी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषा और उपभाषा की बोलियां। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है इसकी टोटल 5 उपभाषा होती है। कौन कौन सी उपभाषा, देखिए मैंने उधर बनाया हुआ है, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। ये जो 5 है ये इनकी उपभाषाएं हैं। ठीक है, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, फिर देखते हैं ये जो उपभाषा है, नीचे जो मैंने कॉलम बनाया हुआ है उस पर देखिएगा, एक साइड मैंने उपभाषा लिखा है और एक साइड उसकी बोलियां लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो उपभाषा है, जो मैंने सर्कल में आपको जो सीक्वेंस बनाया है, आप चाहो तो उस फॉर्मेट में, जैसे राजस्थानी पहले, फिर बिहारी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, तो आप इस सीक्वेंस में भी ये जो कॉलम वाइज जो है इसको आप अपने नोट्स में, आपको जो सीक्वेंस याद होता है आप उस सीक्वेंस में इसको बनाइएगा। जैसे मैंने वहाँ पे सर्कल में जो सीक्वेंस लिखा है वो अलग सीक्वेंस लिखा है, और जो कॉलम में है उसमें मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो अगर आपको जो सीक्वेंस याद होता है आप उस सीक्वेंस से याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो उपभाषा है, सबसे पहले उसमें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, तो इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 जो बोलियां हैं ये पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है हरियाणवी, कन्नौजी, कौरवी,
ये जो कौरवी है इसी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बुंदेली और लास्ट है ब्रज भाषा। जो ब्रज भाषा है इसी को काव्य की भाषा भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि और एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि मानक हिंदी के रूप में किसे स्वीकार किया गया है। तो मानक हिंदी के रूप में जो खड़ी बोली है इसी को स्वीकार किया गया है, ठीक है। और काव्य की भाषा किसे कहा जाता है, तो काव्य की भाषा ब्रज भाषा को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ठीक है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत दो बोलियां शामिल है, एक कुमावनी और एक गढ़वाली, कुमावनी और गढ़वाली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहारी। बिहारी के अंतर्गत तीन बोलियां शामिल है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो मैथिली है इसकी एक विशेषता है कि एकमात्र ऐसी बोली जिसे भाषा का दर्जा प्राप्त है, संविधान में जो भाषा का जो जिनको जिनको दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो मैथिली जो है एकमात्र ऐसी बोली है जिसे भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है या जिसे भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं मैं आपको बता रही हूँ। एक तो जो हिंदी का मैंने जो विकास क्रम बताया हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और उसके अलावा देखिए जो मैंने अभी आपको उपभाषा और जो बोलियां बताई हुई है, ठीक है, तो बोलियों को डायरेक्टली उपभाषा से कनेक्ट ना करके अपभ्रंश से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें अगर ये पूछा जाएगा कि अवधि, अवधि जो बोली है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो अवधि है वो पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, सॉरी पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत शामिल है। अब आप चेक करिए कि पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। जो पूर्वी हिंदी जो है ये कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है, ये आपको चेक करना है इसमें, ठीक है। देखिए जो पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी उपभाषा जो है इसकी बोलियां अवधि है, अवधि जो है कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है, तो अर्धमागधी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुमावनी, कुमावनी बोली जो है, कुमावनी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है। जो कुमावनी बोली है ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि खस की जो उपभाषा है वो है पहाड़ी, ठीक है, इसको याद रखिएगा।